बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एंजॉय गुड लाइफ। मी सबिया रानी, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न साइकोलॉजी विद सबिया रानी। ओके, सबसे पहले तो तमाम मेरे स्टूडेंट्स और व्यूवर्स को गुज़श्ता ईद मुबारक। होप सो कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ओके डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक नया कोर्स स्टार्ट किया था DSM 5 TR, और उसमें हम अपने पहले डिसऑर्डर को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने उसकी पहली टाइप को डिस्कस किया था, दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। एक छोटा सा शॉर्ट व्यू ले लेती हूँ कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इसकी दो मेन करेक्टरिस्टिक्स एक इंडिविजुअल के अंदर पाई जाएंगी, तभी हम उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डायग्नोज करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द डिफिसिट इन अडेप्टिव फंक्शन एंड डिफिसिट इन द मेंटल या कोग्निटिव एबिलिटीज। जनरल कोग्निटिव या मेंटल एबिलिटीज़ में डिफिसिट पाया जाए और अडेप्टिव फंक्शनिंग में डिफिसिट पाया जाए तो हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है जी। आज हम इसकी सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक हो गया, दैट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, मेन टाइप न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की। ये समझिए कि इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस बन जाती हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की। पहली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को मज़ीद अच्छे तरीके से समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, एज यूजुअल आई एम स्टार्टिंग माय लेक्चर विद द बेस्ट कोट, टेल मी आई फॉरगेट, टीच मी आई मे रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि अगर मुझे कोई लफ्ज़ बताएगा या मुझे किसी ने कुछ बताया तो मैं भूल सकता हूँ, अगर मैं किसी को कुछ सिखाऊँ तो मैं यानी कुछ हद तक याद रख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उसके अंदर प्रॉपरली इंगेज हूँ, उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ, तो मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। यानी इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको DSM 5 के बारे में कुछ बताती हूँ या मुझे कोई बताता है तो हो सकता है मैं भूल सकूँ, लेकिन मैं अगर किसी को सिखा रही हूँ तो मैं इसका कुछ हिस्सा याद रख सकूँ, रिमेंबर कर सकूँ, लेकिन मैं इसके अंदर टोटली एंगेज हूँ, टोटली इन्वॉल्व हो जाऊँ। DSM 5 TR कोर्स के अंदर पढ़ूँ भी, समझूँ भी, सीखूँगी, सिखाऊँगी, तो मैं इसको बहुत अच्छे से लर्न कर सकती हूँ, सीख सकती हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, विदाउट डिले लेट गेट स्टार्ट आवर लेक्चर। आज हमने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को डिस्कस करना है जी। इसको हम एक शॉर्ट एब्रीविएशन से याद रखते हैं, ASD, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट हाउ अ पर्सन इंटरेक्ट विद अदर, कम्युनिकेट एंड बिहेव। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम देखते हैं कि एक शख्स या एक बच्चा किस तरह से दूसरों से कम्युनिकेट करता है, किस तरह से इंटरेक्ट करता है और किस तरह से फिर बिहेव करता है। यानी कि आप लोगों के अंदर जो है, कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, कन्वर्सेशन चल रही है, तो आप किस तरह से रिस्पॉन्स शो करोगे, किस तरह से बिहेव करोगे, किस तरह से आप आगे से इंटरेक्ट करोगे। प्राइमरी अफेक्ट ओवरऑल कोग्निटिव फंक्शनिंग सच एज थिंकिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये यानी कि एक इब्तदाई तौर पे किस चीज़ को अफेक्ट करता है, आपकी कोग्निटिव फंक्शनिंग को। आपको एक चीज़ थोड़ी सी, अगर आप जिन बच्चों ने पिछला प्रीवियस लेक्चर अगर अंडरस्टैंड किया है और प्रीवियस लेक्चर लिया, तो उनको ये चीज़ थोड़ी सी मैच हो रही होगी कि वहाँ पे जो जनरल मेंटल एबिलिटीज़ हैं वहाँ पे डिफिसिट आ जाता है, और वो यही एबिलिटीज़ है, थिंकिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और एक चीज़ और आपने याद रख लेनी है कि इन द साइकोलॉजी हम दो टर्म यूज़ करते हैं, मेंटल एबिलिटीज़ एंड कोग्निटिव फंक्शनिंग, दैट बोथ आर द ब्रेन एबिलिटीज़। ये हमारे जो मेन हमारा पार्ट है ब्रेन, उसी की एबिलिटीज़ हैं, उसी के लिए हम दोनों टर्म यूज़ करते हैं, चाहे कोग्निटिव फंक्शनिंग यूज़ करें चाहे मेंटल एबिलिटीज़ यूज़ करें। तो ये दोनों चीज़ें तकरीबन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी, और मेंटल जो आपने पढ़ा है जी, मेंटल रिटार्डेशन भी उसको कहते हैं, और उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, ये दोनों में सेम है। ठीक है, कौन सी जी? कोग्निटिव फंक्शनिंग दोनों में तकरीबन जो होती है डिफिसिट आता है, दोनों की डिस्टर्ब होती हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज परसिस्टेंट डिफिकल्टीज विद। अब दूसरी चीज़ आ रही है, एक तो उसने जो प्राइमरी तौर पे कोग्निटिव फंक्शनिंग तो डिस्टर्ब हुई, लेकिन इसके साथ साथ परसिस्टेंट डिफिकल्टीज, उसको लगातार डिफिकल्टीज आएंगी। सोशल कम्युनिकेशन, यानी कि वर्बल हो या नॉन वर्बली, यानी कि आप किसी से बातचीत करके कोई चीज़ रिस्पॉन्स शो कर रहे हो, और नॉन वर्बल जो आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, जहाँ पे आपने शो करना है, हंसना है, रोना है, ठीक है, मुस्कुराना है, या कहाँ पे आपको खुशी का इजहार करना है, कहाँ पे दुख का इजहार करना है, इस तरह के जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं, उसके साथ भी अगर एक बच्चे को डिफ़िकल्टीज पेश आ रही हों तो दैट इज़ द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसके बाद सोशल इंटरेक्शन, डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड सोशल रूल, नॉर्म्स, या इनिशिएटिंग या मेंटेनिंग कंजर्वेशन आर रिस्पॉन्ड टू कंजर्वेशन, कोऑपरेटिंग विद अदर।
ना सिर्फ बातचीत करते हुए बल्कि बातचीत को समझना और जो आपके सोशल नॉर्म्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है, उसको भी अंडरस्टैंड ना कर पाना और उस पर अमल ना कर पाना भी आल्सो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। प्रेफरिंग द सॉरी उसके बाद है जी, प्रेफरिंग द सोलिटरी एक्टिविटीज़ आर हैविंग द ट्रबल विद अदर। इसका एक चीज़ ये भी याद रखनी है मेन कि इसमें एक बच्चा जो है वो ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करेगा और दूसरों से वो कोऑपरेट नहीं कर पाएगा, उसको डिफ़िकल्टीज सामने आएंगी, यानी कोई चीज़ शेयर करनी है तो वो शेयर नहीं कर पाएगा। कहाँ पे लोगों से मिलजुल के रहना है, यानी किसी भी एक्टिविटी के अंदर, तो वो उस तरह से वो कोऑपरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है जी, इकट्ठा। बल्कि किसको प्रेफर करेगा, सोलिटरी एक्टिविटीज़ यानी कि अकेले रहने वाली एक्टिविटीज़ में ही अंगेज रहेगा। उसके बाद जी एक थर्ड वन, दो चीज़ें आपने पढ़ ली। पहली वन क्या थी, कोग्निटिव फंक्शनिंग अफेक्ट हुई, दूसरी जो है डिफ़िकल्टीज उसको सोशल कम्युनिकेशन इंट्रैक्शन और सोशल कम्युनिकेशन में उसको डिफ़िकल्टी पेश आई। थर्ड वन इज़ रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़। रिपीटेटिव बिहेवियर में हैंड फ्लैपिंग आ गया, फिंगर ट्विडलिंग, बॉडी रॉकिंग, रिपीटेटिव वर्ब फ्रेजेस आर एक्शन फॉलोइंग स्ट्रिक्ट रूटीन। ये उसके रिपीटेटिव बिहेवियर, रिपीटेटिव यानी कि बार बार रिपीट होने वाला बिहेवियर। तो इस तरह के बच्चों में जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिनके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है उसके अंदर रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। हैंड फ्लैपिंग यानी कि बार बार, यानी कि ताली बजाना, ठीक है। फिंगर ट्विडलिंग यानी कि चुटकियाँ बजाना या उंगलियों को हिलाना बार बार, ठीक है। वर्ड को रिपीट करना, फ्रेजेस को, अगर आप उनके सामने कोई बातचीत कर रहे हैं या उनके सामने कोई बातचीत हो रही है तो वो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे होंगे या उस एक सेंटेंस को रिपीट कर रहे होंगे। फॉलोइंग स्ट्रिक्ट रूटीन, और किसी रूटीन के अंदर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट यानी उनका इंटरेस्ट भी रिस्ट्रिक्ट होगा, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो बार बार लगातार करते रहेंगे लेकिन वो बोर फील नहीं होंगे। अब हम हैं, अगर हम एक ही काम लगातार करते रहें तो हम एक वक्त आता है कि हम उससे बोर हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सारा दिन क्रिकेट खेलते रहें, सारा दिन म्यूजिक सुनते रहें। तो इस तरह के बच्चे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का जो शख्स इसका शिकार है या जिसके अंदर ये डिसऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो लगातार अपने आप के अपने इंटरेस्ट को एक ही चीज़ में यानी कि रिस्ट्रिक्ट रखता है। फॉर एग्जांपल अगर वो कार के साथ कोई खेल रहा है, किसी टॉय के साथ खेल रहा है तो ट्रेन या कार के साथ ही खेलता रहेगा, म्यूजिक सुन रहा है तो म्यूजिक ही सुनता रहेगा, टीवी यानी कोई शो है तो वो एक ही चीज़ को बार बार सुनेगा, लगातार रिपीटेटिव सुनेगा, ठीक है जी। यानी किसी टेक्नोलॉजी में उसका इंटरेस्ट है, किसी चीज़ में, तो वो उसी को मतलब देखेगा, सुनेगा, ठीक है, उसी एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज रखेगा। इसके बाद ये स्ट्रांगली वेटिंग डूइंग समथिंग दैट इंसिस्टेंट, यानी कि वेटिंग ऑन डूइंग समथिंग दैट आर डिटेल नॉलेज इन अ पर्टिकुलर, और उनका जो नॉलेज होगा किसी एक एरिया में होगा, यानी कि वो किसी और चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो नहीं रखेंगे, किसी एक डोमेन में ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी रखेंगे और उसी में उनको नॉलेज भी होगा। रिपीटेटिव इंटरेस्ट वही बात आ गई, वाचिंग अ वीडियो मूवी रिपीटेडली, प्लेइंग सम गेम आर डूइंग सम एक्टिविटी रिपीटेडली। एक चीज़ ये होगी। अब आपने तीन चीज़ें देखनी, सोशल इंट्रैक्शन में भी उनका बहुत ज़्यादा सोशल इंट्रैक्शन और सोशल इंटरेस्ट जो है या जो कंजर्वेशन है, सोशल कम्युनिकेशन है, वो भी सो मच वीक। उसके बाद कोग्निटिव फंक्शनिंग आल्सो अफेक्टेड, और इसके साथ रिपीटेटिव बिहेवियर, डिस्ट्रक्टिव इंटरेस्ट आल्सो एग्जिस्ट इन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। तीन चीज़ें आपने ये याद रखनी है, तब ही आप उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, की पॉइंट क्या है, वही बात अगेन से थोड़ी सी रिपीट हुई है, थोड़ा सा मैंने इसको पॉइंट में रखा है कि आप इसको याद रखें। सोशल इंट्रैक्शन में उसको नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन में चैलेंजेस का सामना होगा। सोशल इंट्रैक्शन डिफिकल्टी अंडरस्टैंड एंड रिलेटिंग टू अदर, कि जो अपने बारे में या लोगों के साथ बातचीत करने में जो चीज़ें उसने अंडरस्टैंड करनी है उसमें भी उसको डिफिकल्टी आएगी। रिस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर शो करेंगे, वही बात अर्ली चाइल्डहुड, और इसके बाद सिम्टम जो होंगे वो मस्ट बी प्रेजेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। इसको आप बाद में डायग्नोज नहीं कर सकते, इवन इफ इट नॉट डायग्नोज अंटिल लेटर। सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, उसके बाद ASD अफेक्ट द डेली लाइफ एंड रिलेशनशिप, ये आपकी डेली लाइफ और रिलेशनशिप को भी अफेक्ट कर सकता है जी। अच्छा जी, अब इसको DSM-5 के साथ जब आप डायग्नोज करेंगे तो कैसे करेंगे जी, इसको उसके नाम से ही आप याद रखें। देखिए मैंने जैसे कि पिछला कहा था, जो आपने पहली टाइप पढ़ी थी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो उसको मैंने आइडियल के नाम से कहा था कि आप इसको याद रख सकते हैं, इसके क्राइटेरिया को, तभी आप डायग्नोज करोगे। तो इसको इसके नाम से कैसे याद रख सकते हैं, ऑटिज्म के नाम से याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये इसका नेम है और इसी से इसका क्राइटेरिया याद रखें। ए से अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन इन सोशल कम्युनिकेशन, यानी कि सोशल कम्युनिकेशन में उसको अल्ट्रेशन यानी शो होगी। अनयूजुअल सोशल इंटरेक्शन, जो मामूल के मुताबिक जिस तरह से आप सोशली इंटरेक्ट करते हो, बातचीत करते हो, वैसे नहीं कर पाओगे। टेंडेंसी टू फॉर रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर, उसके किस तरह की टेंडेंसी मौजूद होगी, बार बार बिहेवियर को रिपीट करने की और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की किसी एक
मतलब किसी खास एक एस्पेक्ट के अंदर, ठीक है जी। इम्पेयरमेंट सिम्टम मस्ट बी प्रेजेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, जो कि इम्पेयरमेंट मतलब जो भी सिम्टम्स हैं वो इम्पेयरमेंट तो करेंगी, यानी कि डिफ़िकल्टीज या फिर प्रॉब्लम तो शो करेंगी, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, और इसके मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं, आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। लेवल ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में पहला क्या, रिक्वायरिंग सपोर्ट, इसको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि माइल्ड लेवल की होती है। मॉडरेट यानी कि लेवल 2 यानी कि रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट। लेवल 3 रिक्वायरिंग वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट। अब मतलब क्या हो गया कि एक इंडिविजुअल है अगर, या एक बच्चा है जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार तो है, लेकिन अगर उसको थोड़ी सी सपोर्ट की जाए तो मे बी वो अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दे, ठीक है। जैसे एक बच्चा होता है ना थोड़ा मिडिल लेवल का, जैसे हम टीचर्स होते हैं तो हम देख रहे होते हैं बच्चों को उनके हिसाब से कि ये बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा ज़हीन है, ये थोड़ा कम ज़हीन है, इसको थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, उसको लाइक बच्चों के साथ या अपने सामने बिठाया जाता है कि ये थोड़ा सा अपने आप को मजीद इम्प्रूव करे। और एक बिल्कुल डल बच्चा होता है जो मतलब बहुत ही सवेयर लेवल का होता है कि उसको बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं होता जब तक उसको प्रॉपरली पूरी फुली गाइड ना किया जाए, ना कि पेरेंट्स भी, ट्यूशन टीचर भी और स्कूल टीचर जब तक सब इंगेज नहीं होंगे फुली तौर पे उसके साथ, उसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसको सपोर्ट वो मतलब अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता, ठीक हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज डिफाइंड बाय द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक। ASD प्राइमरी अफेक्ट द सोशल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर, ठीक है जी। अब ASD को अगर ये एक इंपॉर्टेंट मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है कि आप इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। प्राइमरी इसकी करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं जी, परसिस्टेंट डिफिकल्टी विद द सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड रिस्ट्रिक्टेड और रिपीटेड, ये तो तीन मेन चीज़ें हैं। मेन चैलेंजेस उसको सोशल इंटरेक्शन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिपीटेटिव बिहेवियर में इसका चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। मेन फोकस क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन और रिपीटेटिव बिहेवियर, मेन चीज़ें ही तीन है, ठीक है जी। एक आपका क्या है, सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में उसको अगर डिफिकल्टी सामने हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 रिपीटेटिव और रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर है। ये तीन चीज़ें अगर एक बच्चे में पाई जा रही होंगी तो ही ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आप उसको डायग्नोज करोगे, अदरवाइज नहीं। अच्छा, एक इसकी हिस्ट्री आपने याद रख लेनी है। ऑटिज्म, जिस तरह से आपने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम DSM-4 के अंदर क्या किसका नाम देते थे, मेंटल रिटार्डेशन के, इसी तरह से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को जो प्रीवियस वर्जन थे DSM-4 वगैरह, उसमें इसको इसके बहुत से नाम थे। द मेन हिस्ट्री ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD इन द प्रीवियस DSM-4 ऑटिज्म वाज कैरेक्टराइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट सब टाइप। ऑटिज्म की बहुत सी टाइप थी जी। आर्टिस्टिक डिसऑर्डर भी कहते थे, इसकी एक टाइप थी एस्पर्जर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, PDD और NOS चाइल्डहुड डिस्टरग्रेटिव डिसऑर्डर, ये कुछ इसकी सब टाइप थी प्रीवियस वर्जन के अंदर। लेकिन जब इसको DSM-5 जो इसका एक जो अपडेटेड वर्जन आया है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहा है, DSM-5TR, इन सब डिसऑर्डर को एक ही कैटेगरी के अंदर रख कर इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का नाम दे दिया, ठीक हो गया। These subtype are no longer used in DSM-5। अब DSM-5TR के अंदर ये वाली टाइप्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये वाली टाइप्स नहीं पाई जा रही। इंस्टेड ऑफ ASD इज सीन एज अ सिंगल डिसऑर्डर। अब इस इन तमाम डिसऑर्डर के बजाय बल्कि ASD एक सिंगल डिसऑर्डर की तरह जो है ये मतलब इसके अंदर पाया जा रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है DSM-5 में। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द सिवियरिटी एंड द लेवल ऑफ द सपोर्ट रिक्वायर्ड इन सोशल कम्युनिकेशन एंड रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। और इसकी जो सिवियरिटी है वो लेवल पर बेस कर रही है कि जिस लेवल का एक इंडिविजुअल में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होगा वैसे ही उसको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी कम्युनिकेशन में, रिस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव बिहेवियर में। ओके डियर स्टूडेंट, होप सो कि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी अपने डेली लाइफ प्रॉब्लम से रेलिवेंट है, ठीक है, स्टडी से रेलिवेंट है, तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर सवाल का जवाब दूँ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।